असेसमेंट के अंदर क्या आता है, साइन एंड सिम्टम भी आते हैं और प्लस डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है येलोइश डिस्कलरेशन। येलोइश क्या दिखाई देगा, डिस्कलरेशन दिखाई देगा कहाँ, पूरी बॉडी में। ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम फेस, होगा कहाँ से, फेस से स्टार्ट होगा। प्रेस बोनी प्रोमिनेंस बाय फिंगर, तो अगर हम प्रेस करेंगे बोनी प्रोमिनेंस को फिंगर से तो तब भी ये सिम्टम दिखा देंगे। और क्या होगा, येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्रमर डिस्कलरेशन है जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है। ठीक है ना, तो अगर फेस में दिखाई देता है तो 5 mg/dl, अगर फेस में दिखाई दे रहा है येलोइश डिस्कलरेशन। ठीक है ना, अगर वो अम्लाइकल तक दिखाई दे रहा है, स्टमक तक दिखाई दे रहा है तो 10 mg/dl तक है। जोन सेकंड भी बोल रखा है। ठीक है, जोन थर्ड में क्या है, थाई तक दिखाई दे रहा है, थाई तक, तो 12 mg/dl ये हो जाएगा। और जोन थर्ड में दिखाया। जोन 4 की बात करें तो जोन फोर यहाँ है, जोन 4, हाँ जोन 4 क्या है, हैंड में अगर हाथों में दिखाई दे रहा है तो हाथों में और पाँव में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 15 mg/dl माना जाएगा। ठीक है, और 15 mg से भी पर dl से ऊपर यानी कि जोन 5, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे सोल होते हैं, हैंड और हमारे जो हथेलियाँ होती हैं और जो सोल होते हैं, अगर उनमें येलोइश दिखाई दे रहा है तो ये 15 mg/dl से ऊपर चले गया। ठीक है, ये यहाँ पर वही चीज़ दिखा रखा है, पाम एंड सोल। ठीक है ना, पाम एंड सोल में अब क्या होता है, ये है, अब वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। अगर जॉइंटिस हो रहा है तो वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। उसके कारण क्या हो सकता है, लीवर क्या हो गया, लीवर इनलार्ज लीवर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटोमेगैली बोलते हैं। ठीक है ना, पुअर फीडिंग हो जाएगी, बच्चा फीडिंग कम करने लग जाएगा। लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी क्योंकि उतने अमाउंट में न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ें नहीं ले पा रहा है। ठीक है ना, सीरम बिलिरुबिन जो होगा 24 आवर चेक एंड फॉर फोटोथेरेपी, तो एक सीरम बिलिरुबिन होता है 24 आवर चेक फॉर फोटोथेरेपी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री होती है, वो क्या होती है, नॉन इन्वेंसिव होते हैं। नॉन इन्वेंसिव मतलब हमको इसको ना प्रिक नहीं करना पड़ता है, बस हम इसके स्किन पे ले जाएंगे, वहाँ से उसको मशीन को यहाँ पर एक बटन को ऑन करेंगे, देन हम देख लेंगे कि उसका लेवल क्या है। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं कि बिलिरुबिन का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेंटेन एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, बॉडी रिसीव सफिशिएंट फ्लूइड, बिलिरुबिन एक्सक्रीट प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे अमाउंट में माँ को क्या पिलाना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे में प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी, या पूरे दिन भर में 24 घंटे में 8 से 12 बार तक होता है, 9 से 12 बार, 8 से 10 बार। ठीक है ना, इतने बार लगभग। ठीक है, फोटोथेरेपी जो है, फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं हम। ठीक है ना, फोटोथेरेपी, अब फोटोथेरेपी के बारे में थोड़ा बता दिया जाए तो क्या क्या होता है इसमें। फोटोथेरेपी में एक तो ब्लू लाइट होती है, एक वाइट लाइट होती है, यहाँ पर होती है ना, एक ब्लू भी होती है, वाइट भी होती है। ठीक है ना, उसके अलावा इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ब्लू लाइट का जो अगर इसकी बात करें हम तो ये एंगस्ट्रम में कितनी होती है, एंगस्ट्रम में होती है 4250 से लेकर 4750 तक होती है एंगस्ट्रम। वाइट लाइट होते हैं। लीवर क्या करता है, लीवर इसमें क्या होता है, इसमें क्या फोटोथेरेपी किस तरीके से काम करता है, लीवर को बाईपास कर जाता है। ठीक है, नो यूज़ ऑफ लीवर इन फोटोथेरेपी, तो फोटोथेरेपी में लीवर का कोई यूज़ नहीं होता है। फोटोथेरेपी इज ओनली ट्रीटमेंट, फोटोथेरेपी क्या है, ओनली ट्रीटमेंट वैसे जो भी ओनली ट्रीटमेंट है किसका, बिलिरुबिन का है। लेकिन फोटोथेरेपी हर जगह काम नहीं करती। फोटोथेरेपी कहाँ काम नहीं करती, फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन जॉइंटिस, बिल्कुल, बट नॉट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जो हमने बोला था ना किसी डिजीज कंडीशन के कारण हो रहा है, तो उसके लिए ये पैथोलॉजिकल जॉइंटिस नहीं है। ठीक है, उसके लिए कौन सा है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रीटमेंट चॉइस कौन सी है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं इसमें। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की, तो कौन से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं
किसको बाईपास कर देते हैं, द कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को बाईपास कर देते हैं किसके, लीवर का, एंड एक्सक्रेट किस में हो जाता है, इनटू बाइल और यूरिन, बाइल और यूरिन में क्या हो जाते हैं, एक्सक्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, फोटोथेरेपी क्या करता है, कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, और वो क्या करता है, बहुत स्मॉल आइसोमर बना देता है, और आइसोमर क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं लीवर के जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, तो उसके फिर वो बाहर निकल जाते हैं, बाइल और यूरिन के थ्रू वो बाहर आते हैं। बाइल में आएगा तो बाइल के बाद वो कहाँ आएगा, बाइल के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लास्ट में फिर बाहर निकल जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। फेसेस ऑफ फोटोथेरेपी की बात करें तो 3 फेसेस होते हैं। पहला होता है कॉन्फिगरेशन आइसोमेराइजेशन होता है, उसके बाद हम जो क्या करता है, जेड आइसोमर को ई आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। फिर दूसरा फेस क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या करता है, ई आइसोमर चेंज हो जाता है लुम्ब्रिबिन में। लुम्ब्रिबिन जो कि ये मेन फेज होता है किसका, फोटोथेरेपी का। अब फोटोथेरेपी में लास्ट फेज होता है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लुम्ब्रिबिन क्या होगा, फोटो प्रोडक्ट जो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन और स्टूल के थ्रू आउट हो जाएगा। अब टाइप ऑफ फोटोथेरेपी की बात करें हम यहाँ पे, तो टाइप ऑफ फोटोथेरेपी यहाँ पर नॉर्मली 2 टाइप की होती है, एक होती है कन्वेंशनल और दूसरी होती है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। अब फाइबर ऑप्टिक में क्या करते हैं, जो बेबी होता है ना, जो बेबी है इसके चारों ओर इस तरीके से लपेट देते हैं उस फाइबर को, ठीक है ना। ये बहुत आज अब ट्रेंड होने वाली है, ये यूज़ होगी, ठीक है। अब कन्वेंशनल क्या होती है, वन साइड होगी, या तो आपको वन साइड देखने को मिलेगी या डबल साइड, नीचे की साइड से भी देखने को मिलेगी, आपको डबल साइड से भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं कन्वेंशनल का। फाइबर ऑप्टिक मैं बता चुका हूँ, वन साइड एक्सपोजर ऑफ द लाइट इन वन साइडेड में, और डबल साइड में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द लाइट इन डबल साइडेड, ठीक है ना। अपर एंड लोअर साइड, ये बात कर चुके हैं हम इसकी। अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, और अगर इस तरीके से वो केयर करे तो बहुत सारे बच्चों की लाइफ को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और तेज़ी से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन टेम्परेचर कितना होता है, 36.8 से लेके 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है ना। और कहाँ का चेक करेंगे हम, एक्सिलरी का चेक करेंगे, इतना मेंटेन करना है, ठीक है ना। 36.8 से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट नहीं, गलती से टाइप हो गया। उसके अलावा निक्कू टेम्परेचर रेंज जो होता है, निक्कू का जो टेम्परेचर होता है अंदर का, वो कितना होता है, जो NICU का टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 26 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। कोई ऑइंटमेंट का यूज़ नहीं करना है, कोई क्रीम का यूज़ नहीं करना है, कोई पाउडर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जब हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसकी, फोटोथेरेपी की मशीन की, और क्या ना 18 इंच होनी चाहिए। डिस्टेंस कहाँ से, बच्चे से लेकर लाइट तक की डिस्टेंस की बात करें, ठीक है। हमेशा आई और जो जेनिटल एरिया को कवर रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन जाते हैं जो उसके जीन्स में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर उसके अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोइन एरिया को, और आइज में क्या कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए वो करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें फोटोथेरेपी बल्ब जो यूज़ होनी चाहिए 2000 घंटे से ज़्यादा का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो उसके बाद नई बल्ब यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर हमें हर 2 घंटे में देखना है। पोजीशन जो है हमें बेबी की 2 से 4 घंटे में चेंज करनी है हमेशा। ब्रेस्ट फीडिंग देनी हमने, जैसे मैंने बोला 8 से 10 घंटे में, या फिर एवरी 2 से 3 घंटे में देनी है, इसके हम बारे में बात कर चुके हैं। इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, तभी हमें पता चलेगा कितना बेबी ले रहा है और कितना एक्सक्रीट कर रहा है। बेस्ट रिजल्ट ऑफ फोटोथेरेपी स्टार्ट, अगर हमें फोटोथेरेपी का रिजल्ट देखना है तो 24 से 48 आवर के घंटे में कर लो। हाई रिलैप्स रेट ऑफ जॉइंटिस विच ट्रीट बाई फोटोथेरेपी, तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी के द्वारा होते हैं। यूरिन एंड स्टूल में मतलब जो स्टूल का कलर है वो ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो अभी जो बोला था ना आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका कलर इस तरीके का होता है, तो वो इसके कारण ही दिखाई देता है। और हमें जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है 24 आवर के अंदर देखना है, ठीक है। अगर हम साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी की बात करें तो हाइपरथर्मिया हो सकता है, किसके कारण, क्योंकि वहाँ पर लाइटें जली हुई हैं, तो लाइटें जल रही फोटोथेरेपी की, तो क्या कर सकते हैं, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होना बहुत नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइटें जल रही हैं, तो लाइटें जलने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो स्किन के थ्रू क्या हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है। अब वाटर लॉस हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन के लिए हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ेगा, तो हम कितना देना पड़ेगा, 20 से लेके 40 ml पर kg देना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 ml पर kg होती है।
मतलब इतनी होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट। अब बोलने का मतलब है कि कोई बच्चा 1 kg का है, कोई बेबी 1 kg का है, ठीक है ना, कोई बेबी 1 kg का है, देन हम उसको कितना फ्लूइड देंगे या कितना ब्रेस्ट मिल्क देंगे, 100 ml देंगे। देन अगर हम उसको फोटोथेरेपी भी दे रहे हैं तो प्लस इसमें 20 से लेके 40 ml तक ऐड कर देंगे, तो इतना हम उसको पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। स्किन रैसेस देखने को मिलेंगी, वो तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी, स्किन रैसेस देखने को मिलेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है किसमें, स्किन में। क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटो आइसोमर, वो जो आइसोमर के जो कलेक्शन होते हैं वो किस में रह जाते हैं, स्किन में रह जाते हैं, ठीक है। किसके कारण हो जाता है, लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक, इसलिए हमको फ्लूइड का इंटेक एक्स्ट्रा देना भी जरूरी है। एक तो डिहाइड्रेशन से बचोगे, दूसरा टेम्परेचर से बचोगे, और तीसरा जो आइसोमर टूट रहा है बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए, ठीक है। प्रिवेंशन क्या करें, प्रॉपर फ्लूइड इंटेक ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, तो प्रॉपर फ्लूइड इंटेक हमें देना है, ठीक है। बात करें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन थेरेपी केवल एक में दी जाती है, वो किस में दी जाती है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में दी जाती है। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में दी जाती है, इसमें एक साइड विड्रॉल होता है और एक साइड हम क्या करते हैं, बच्चे के एक साइड से निकालते हैं और एक साइड से डालते हैं, तो ये हम इसमें थेरेपी यूज करते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है किस एक साइड से डाल रहे हैं, एक साइड से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसकी है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का हमें कंसर्न लेना है, और ये कब दे सकते हैं हम ये तभी दे सकते हैं जब क्या हो जाए, बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाए और बच्चे का वेट भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम दे सकते हैं। 20 mg से ज़्यादा होना चाहिए, पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए बिलिरुबिन का लेवल, और बच्चे का वेट नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि 20 mg के बाद क्या कर सकता है, BBB को क्रॉस कर जाता है ना, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो इसको हम देते हैं। अब ये क्या होता है, डिपेंडेंस क्या है, सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 20 mg/dl से ज़्यादा है तब, और नॉर्मल वेट है तब, ठीक है। अब इसमें हमारा गोल क्या होता है, जो आरबीसी में जो होता है ना बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो हमको क्या करना है, वो आरबीसी से बिलिरुबिन का लेवल को कम करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टोटल 85% को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 85% को क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, आरबीसी को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। टाइप ऑफ एक्सचेंज, आप इसको हम किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सिंगल वॉल्यूम में क्या करते हैं, 80 से 100 ml/kg/साइकिल, तो 80 से 100 ml/kg/साइकिल हम इतना निकाल देंगे, और इसका ट्रीटमेंट हम किस में करते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया में करते हैं, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिया में हम क्या करेंगे, डबल वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, 160 से लेकर 200 ml/kg/साइकिल निकाल देंगे, और किस में यूज़ करेंगे, न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिया में यूज़ करेंगे। अब कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन कितना होता है, इसमें 70% होता है आरबीसी का और 30% एफएफपी का होता है, ठीक है। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 1 साइकिल की 2 घंटे, तो 2 घंटे के बीच में हमको निकालना और डालना ये सब कुछ करना पड़ता है। और ब्लड विड्रॉल हम कितना करेंगे, ब्लड कितना निकालेंगे, हम 5 से लेकर 10 ml निकालेंगे, और कितने सेकंड में, 15 से 20 सेकंड के अंदर निकाल देंगे, 5 से लेकर 10 ml तक, ठीक है। अब ब्लड इन्फ्यूज़ भी तो करेंगे, अब ब्लड इन्फ्यूज़ भी 5 जितना निकाल का उतना ही डालेंगे, लेकिन कितना, 60 से लेकर 90 सेकंड में, तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ऑलवेज इन्फ्यूज आर एच नेगेटिव ब्लड, तो हमें आर एच नेगेटिव ब्लड डालना पड़ेगा, नहीं तो इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कैथेटर यूज इन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, तो जो हम कैथेटर का यूज करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में 5 फ्रेंच का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, हाइपोकैलिमिया हो सकता है, तो साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हाइपोकैलिमिया हो सकता है। सबसे पहले तो क्या हो सकता है, हाइपोकैलिमिया मतलब क्या, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम बिकॉज ब्लड बैग हैज प्रेजेंट इन सिट्रेट एंड दे हैव बाइंड विद द कैल्शियम, तो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है सिट्रेट, तो इसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोकैलिमिया हो सकता है, ठीक है। और कैल्शियम क्या, क्लॉटिंग फैक्टर 4 भी है, ठीक है। प्रिवेंशन 1% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, अब हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 1% कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे आफ्टर ईच ml ऑफ एक्सचेंज है, तो जब भी हम 100 ml का एक्सचेंज कर देंगे तो हम 1% क्या दे देंगे उसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे, किससे बचने के लिए, हाइपोकैलिमिया के लिए बचने के लिए। अगर हमें बचना है हाइपरकैलिमिया, तो हाइपरकैलिमिया से बचने के लिए क्या करेंगे हम, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम ड्यू टू ओल्ड आरबीसी यूज इन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, तो क्या करेंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, तो हाइपरकैलिमिया हो जाता है, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम और पोटेशियम एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो एक का लेवल डाउन होगा तो एक अपर हो जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम ड्यू टू ओल्ड आरबीसी यूज इन द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन,
तो ओल्ड आरबीसी अगर हमने ज़्यादा टाइम का आरबीसी यूज किया तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। इसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, नेवर यूज आरबीसी ओल्डर देन 5 डेज, तो 5 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स का। कार्डियक फेलियर भी हो सकता है अगर हमने बहुत तेज़ी से ट्रांसफ्यूजन करी, अगर उस साइकिल को हमने फॉलो नहीं करा, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, स्लो ट्रांसफ्यूजन का यूज़ करेंगे। हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस ड्यू टू द इम्प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अगर हमने ब्लड का अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग नहीं करी, जांचें नहीं करी, तो हेपेटाइटिस सी वाला चला जाए तो बच्चे को भी हेपेटाइटिस सी होना बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। प्रिवेंशन के लिए क्या है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, चेक वाइटल साइन इन। पहले हमें, क्योंकि ये कंडीशन बहुत डेंजर होने वाली है, क्योंकि 20 mg पर डेल से BBB में जाने वाला है, ब्लड ब्रेन बैरियर होने वाला है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है। बाद में हमें वाइटल साइकिल चेक करने पड़ेंगे, हम देख लेंगे बाद में 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब इसमें हम कुछ अगर हम न्यूनेटल जॉइंटिस में अगर ड्रग्स की बात करें बच्चे को, तो ड्रग्स हम दे सकते हैं फिनोबार्बिटॉन। तो फिनोबार्बिटॉन ड्रग ऑफ चॉइस किसके होते हैं, इन न्यूनेटल जॉइंटिस में। तो फिनोबार्बिटॉन क्या न्यूनेटल में देने की चॉइस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकोरोनिन ट्रांसफ्रेस, तो अभी मैंने साइकिल में बता चुका था किसका रोल क्या है, तो इसका यूज होता है। लोडिंग डोज हम कितना देंगे, 15 to 20 mg पर 15 to 20 mg पर kg पर डे देंगे। ये सब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देंगे डॉक्टर के यहाँ, खुद नहीं लगाना, लेकिन नॉर्मली इतना ही लगाते हैं, ये इतना ही डोज देंगे डॉक्टर, आप देख सकते हो वहाँ पे। लोडिंग डोज 15 to 20 mg पर kg पर डे। मेंटेनेंस डोज उसके बाद हम रेगुलर इतना ही देंगे, 14 to 5 mg पर kg पर डे देंगे, ठीक है। जिंक देंगे, उसके अलावा क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन देंगे, इम्यूनोग्लोबिन 500 to 100 mg पर kg, स्लो IV इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है। प्रिवेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, किसके लिए देंगे इसको, प्रिवेंट करने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को। इफ सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 20 mg पर DL, सो चेक हियरिंग एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हियरिंग लॉस मैंने बोला था ना, यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाती है। तो पहली कंडीशन हियरिंग लॉस भी हो सकती है, ठीक है। हियरिंग एबिलिटी चेक बाय द, इसके द्वारा हम चेक करते हैं BARA के द्वारा चेक करते हैं, ब्रेन स्टीम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोनोमेट्री के द्वारा हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और